बिल्कुल, इस मुल्क की बका के लिए, सालमियत के लिए हमारी फ़ोर्सेस, हमारे जवान 24 घंटे अलर्ट नज़र आते हैं और इस आवाम की हिफाजत के लिए हमें पुलिस जो है वो 24 घंटे जो है वो एक्टिव नज़र आती है। इसमें जब दहशतगर्दी अपने अरूज पे थी तो बहुत सी कीमती जानें देकर इस दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया और हमारे बहुत से ऐसे जवान थे, अफसरान थे जो इस दहशतगर्दी की नज़र हुए और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने लोगों की हिफाजत की। हमारे आज की जो स्टोरी है उसमें हम एक ऐसे अफसर से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर खुदकुश जो बमबार था उसके साथ नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन के दौरान उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया और 54 जो सीवियर किस्म के इंजरीज़ थी वो इस आला अफसर को आई। अल्लाह ताला ने इनको दूसरी ज़िंदगी दी। उस वक्त के जो हालात हैं वो हम इन्हीं से डिस्कस करेंगे। अभी ये पंजाब पुलिस में बतौर DIG काम कर रहे हैं। ये कोयटा में तैनात थे तो पुलिस लाइन में एक शहीद का जनाजा था। शहीद के जनाजे पे ये चूँकि पुलिस लाइंस में SP हेडक्वार्टर थे, तमाम इंतज़ामात को देख रहे थे, तो पुलिस यूनिफॉर्म में एक दहशतगर्द आया जिसने अपने आप को धमाके से उड़ाया। वहाँ पे 39 शहादतें हुई, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए और उसमें जो सबसे शदीद ज़ख्मी थे ये ख़ुद थे। और इनसे जब हमारी बातचीत हुई तो इनका कहना था कि मौका पर तो लोग ये समझ रहे थे कि इनकी शहादत हो गई, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है, वो जो करता है बेहतर होता है। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे जो DIG अली जवेद अनवर मलक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मैं पिछले 10 साल से आपको IG ऑफिस में देख रहा हूँ। आपके पास ये एक्सरसाइज की चीज़ें भी हैं, फिर एक ये मखसूस सा आला भी आपको लगा होता है। ये क्या चीज़ें हैं? ये क्या आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं? दूसरा ये बताइएगा कि जो वक़ूआ हुआ वहाँ पे उसमें किस तरह आपको वो सारी चीज़ें टैकल की और फिर इतना बड़ा सानहा, इतनी बड़ी शहादतें। आपने मुझे बताया कि लोग समझ रहे थे कि शहादत हो गई, फिर अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी। ये सारा ज़रा किस्सा हमें सुनाइएगा कि किस तरह ये सारा वाक़या हुआ। 8 अगस्त 2013 को 29वां रोज़ा था और एक हमारा SHO था वहाँ पे कोयटा में, मोहिबुल अदावी, उसको टारगेट करके शहीद किया। साथ उसके 4 बच्चे थे, वो भी ज़ख्मी हुए और उसकी जो डेड बॉडी थी वो पुलिस लाइंस में लाई गई फॉर नमाज जनाजा। उसकी तैयारी थी और उस तैयारी से जब वो मुकम्मल हो गई और जनाजा बिल्कुल होने लगा तो एक ख़ुदकुश बमबार जो है वो स्पॉट हुआ। इन पुलिस यूनिफॉर्म था वो, और उसको जब रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि अंदर जो हमारी मस्जिद थी उसकी दीवारें जो थीं वो बेसिकली बॉम्ब प्रूफ थीं और कोयटा के हालात भी उस वक्त भी थे इस तरह के, तो तकरीबन कोई 650-700 लोग अंदर थे और बाहर डिप्लॉयमेंट थी सारी। तो मैं चूँकि बाहर था और बिल्कुल सामने था, तो आप ये कह सकते हैं कि शायद सबसे पहले मैंने ही उसको स्पॉट किया और मैं ही उसकी तरफ गया। और जब वो उसको रोकने की कोशिश की गई, समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुक रहा था किसी तरह से भी, और उसने मुझे 2-3 दफ़ा रोकने की कोशिश की। लेकिन मेरे जहन में यही था कि अगर मैं यहाँ से हटूँगा तो जो पीछे की पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो भी घबरा जाएगी, जो बात बिल्कुल सच है। और मैं उसकी तरफ बढ़ता रहा और ये भी बात सच है कि मुझे भी अपने जहन में था कि घर में बच्चे हैं, वालिद हैं, बीवी है, सब कुछ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने ये यूनिफॉर्म पहनी है तो उसके भी कुछ तकाज़े हैं। और वो तकाज़े ये थे कि मैंने उससे कमर नहीं की। और इस चीज़ की जो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, इसकी सबसे पहली चीज़ जो है वो यही है कि मेरे जिस्म पे जो भी ज़ख़म है, मुझे 54 डायरेक्ट श्रैपनल हिट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल श्रैपनल्स लगे, बाकी छोटे स्प्लिंटर्स, और वो तो एक अलहदा चीज़ है। मुंह मेरा सारा जल गया था, हाथ जल गए थे। तो जो एक्सप्लोजन था, ब्लास्ट था, उस ब्लास्ट की शेयर जो एनर्जी थी उससे पूरा मेरा पेट फट गया था, पूरे का पूरा पेट फुल फट गया था। और
कोई इंजरी मेरी कमर पे नहीं है। तो ये मैं आज भी इस चीज़ पे मुझे हमेशा अपने ऊपर होता है कि मैंने उससे कमर नहीं दिखाई। तो 54 मुझे डायरेक्ट श्रैपनल हिट्स लगी और उसमें से अभी भी मेरे जिस्म में तकरीबन 10 के करीब फुल श्रैपनल्स हैं, जिसमें मैं एक मेजर जो है वो मेरे बिल्कुल दिल के साथ है। तो ये जो ज़िंदगी मौत कहते हैं ना कि खुदा के हाथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ख़ुद सोचें कि एक पूरा श्रैपनल जो है फुल, जो अगर 4 लोगों को क्रॉस कर जाए तो वो चारों लोग फौत हो सकते हैं, वो अभी भी मेरे दिल के साथ धड़क रहा है, चौथे चेम्बर के साथ। वो दिल की जो झिल्ली सी होती है वहाँ पे पड़ा हुआ है अभी भी, इस वक्त भी 12 साल हो चुके हैं। उसके अलावा भी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में है। और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, इस मुल्क ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं आज DIG हूँ और ये खून की कुर्बानी और ये सब ऐसा, ये बिल्कुल आपकी बातें बड़ी अब दिल खराश हैं। अल्लाह ताला ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी और गाजी का दर्जा दिया। ये वाक़या हो गया, आप ज़ख्मी हो गए, फिर वहाँ आप ज़ाहिर है बेहोश हो गए, आपको कोई पता नहीं था। आपको बाद में लोगों ने बताया होगा क्या सिचुएशन थी, किस तरह आपको रेस्क्यू किया गया, किस तरह फिर आपका कितना अर्सा ट्रीटमेंट चलता रहा? ये इस तरह से है कि पहले इनिशियल ट्रीटमेंट तो मेरी CMH क्वेटा में हुई और उसमें बहुत अच्छी उन्होंने टीम पूरी थी, उन्होंने सर्जरीज़ की जो डैमेज कंट्रोल सर्जरीज़ थी। लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे मेरा एक जो मेजर इशू था वो पैंक्रियास के 6 टुकड़े हो गए थे। तो वो रप्चर्स को रिपेयर करके वापस लगाने का उस वक्त वहाँ पे उनके पास नहीं था सिलसिला, और बहुत ज़्यादा लोग थे उधर। तो बहुत अच्छी टेक केयर की, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको कराची शिफ्ट किया जाए 24 घंटे के अंदर, क्योंकि पैंक्रियास जो है वो बॉडी से बाहर सिर्फ टोटल 48 आवर सर्वाइव कर सकता है। तो वो उन्होंने पैंक्रियास को फॉर्मलिन में डाल के तो हमारे हवाले करवा दिया, जो मेरे साथ थे लोग, और आगा खान वालों से रिक्वेस्ट किया, आगा खान हॉस्पिटल कराची, और वहाँ पे मेरी मेजर सर्जरीज़ हुई। लेकिन पहला यही था कि वापस पैंक्रियास को उसकी जो रप्चर्स हैं उनको स्टिच किया जाए और उसको वापस प्लांट किया जाए और बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले दोबारा से और इन्फेक्शन ना हो, और एक वो सारा सिलसिला। और उसके बाद जाके मेरी तकरीबन कोई 17 के करीब सर्जरीज़ हुई एक ही दफ़ा में, महीने डेढ़ के बाद जब थोड़ा तबीयत बेहतर हुई। तो आगा खान हॉस्पिटल में मैं तकरीबन 3 माह रहा। फिर उसके बाद ये आर्मी का एक बड़ा अच्छा इदारा है AFIRM रावलपिंडी में, रिहैब मेडिसिन का, मैं वहाँ पे एज ए आउट पेशेंट भी रहा हूँ। और ये हाथ की मूवमेंट और ये सारा मेरा ख़त्म हो गया था, बाजू बिल्कुल काम नहीं करता था। तो सर अभी भी आपका बाजू काँप रहा है? अभी भी आपने ये कोई एक्सरसाइज की चीज़ें रखी हैं? ये क्या कुछ है आपके पास? ये बेसिकली एक श्रैपनल को 3-4 मुझे यहाँ बाजू में लगे थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था लेफ़्ट बाजू का। और उसमें एक जो मेजर लॉन्ग टर्म नुकसान है वो ये है कि जो रेडियल नर्व है वो 80% से ज़्यादा कंप्रेस्ड है। और मेरी ये हालत होती है कि रात को अगर जब मैं सो जाऊँ और आप मेरा बाजू काट दें तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो ये एक चीज़ है जो कि ये इसमें ये इसको टेंस मशीन कहते हैं। इससे ये है कि करंट हल्का हल्का लगता रहता है तो बाजू काम करता रहता है, ये इसका है। और बाकी फिर ये कि ये फिंगर मूवमेंट के लिए, हाथों के लिए, ये मुझे एक्सरसाइज के लिए ये चाहिए होती हैं चीज़ें। अच्छा सर ये बताइएगा, ये धमाका हो गया, आप ज़ख्मी हो गए, आप हॉस्पिटल में हो गए, उस वक्त की हुकूमत ने और आपकी पुलिस फोर्स ने आपके लिए क्या किया? असल में उस टाइम पे तो खैर एक तो ये है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने मेरी जो सारी आगा खान का था जो पीरियड था वो तो सारा बलूचिस्तान हुकूमत ने ही बेयर किया, बलूचिस्तान पुलिस ने किया। लेकिन ऑब्वियसली जो सर्जरीज़ के बाद का टाइम होता है, एक ज़ख्मी को एक बहुत सारे मसाइल से गुज़रना पड़ता है, तो वो फिर सारा कुछ खुद ही किया, वालिद साहब ने किया। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद पैसों से हल हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़िज़िकल हैं। जैसे आज तक मैं अब करवट नहीं ले सकता, मेरे जो लास्ट सर्जरी है उसमें लाइव स्टिचेस हैं, पूरा मेरा जो पेट है वो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है। जैसे किसी आदमी को एक प्रोस्थेटिक टांग लगाई जाती है, ऐसे मेरा पूरा पेट दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है, और उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी भी सुबह मैं जब दफ्तर आ रहा था तो मेरी बीवी ने तकरीबन 3 पट्टियाँ, मेरे जो मेन ज़ख़म है उसमें से अभी भी ब्लीडिंग टिल टू डेट होती है, 3 पट्टियाँ तकरीबन उसने साफ़ की। फिर वो घबरा भी जाती है तो क्योंकि डर होता है कि उसमें दोबारा इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये तो खून तो अभी तक मेरा निकलता है, ऐसी कोई मसला नहीं। वो तो अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि आपने मुझे पहले ये डिस्कस किया था
कि आपने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी और आपकी मिसेज़ ने आपके लिए अपनी जॉब कुर्बान की, चूँकि वो भी मुकाबले का इम्तिहान पास करके इनकम टैक्स सर्विस में कर रही थी, तो आप अपने बच्चों को और फैमिली आपका बहुत साथ दिया। आप भाभी के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी, इसमें बस यही है कि सारा ये इसका मेरी वाइफ का ही सारा इसमें है, और आज भी वो परेशान हो जाती है, घबरा भी जाती है छोटी सी मेरे इशू के ऊपर, क्योंकि मुझे अब अपने जिस्म का बहुत उस तरह से ख्याल रखना पड़ता है कि कोई ऐसा एकदम झटका ना लगे या कोई एकदम कोई मुझे चोट ना लगे, तो मुझे वो बहुत परेशान होती है ऑब्वियसली। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता हम उसके साथ आबादी हो गए हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, और लेकिन ये है कि इस रिकवरी में उसका बहुत बड़ा रोल है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 100% ही उसका रोल है रिकवरी में, मुझे यहाँ तक वापस लाने में। मैं सुबह नौकरी पे आता हूँ, अपना काम करता हूँ, तो वो पूरा। तो जॉब छोड़ दिया भाभी? जी, वो मेरी बैचमेट ही थी, इनकम टैक्स में थी, जिसको आजकल IRS कहते हैं, तो इसलिए कि ये मेरा सारा देखभाल कर सके और ये पूरा सिलसिला हो, तो वो बेहतर भी हो गया। क्योंकि फिर इसमें हमारा जो एक मेजर मसला हुआ था कि बच्चों की एजुकेशन बड़ी डिस्टर्ब हुई, वो फिर सारी घर में की, बच्चे घबरा बहुत जाते थे। तो अब ये एक मज़े की बात ये है कि 1 साल तक जो है वो बच्ची मेरे चेहरे की हालत ऐसी थी कि वो घबरा जाती थी, छोटी थी बहुत उस वक्त। बच्चा मेरा 7 साल का था, बेटी 5 साल की थी। तो ये पूरी एक लाइफ टाइम है। सर ये बताइएगा कि अब वेलफेयर के जो हैं वो स्टैंडर्ड चेंज हो गए, IG साहब ने आके जो वेलफेयर का स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल क्लाइमेक्स पे ले गए, आपको भी इससे कोई फ़ायदा हो रहा है? जी, ज़ाहिर बात है। अब ये पुलिस में बड़ा हमने इसको, मैं फ़ील करता था जब मैं वापस आया था पुलिस में कि वेलफेयर के बहुत सारी चीज़ें लैकिंग है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बेहतर होने वाली थी। और हमारे एक सीनियर ऑफिसर हैं, मेरे से 1 साल सीनियर हैं, वो SN यूनुस साहब। मैं हमेशा उनको गिले करता था कि सर ये ऐसे 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 है, और ये चीज़ कम है, ये नहीं है, ये क्यों ऐसे है। तो मुझे लगता है कि कहीं वो बैठ के ना नोट करते रहे हैं। और फिर अब जो मौजूदा हमारे IG साहब है, ये सारी चीज़ें जो मैं सोचा करता था कि काश कभी पुलिस में ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएं, वेलफेयर के लिए, शहीदों के लिए, गाजियों के लिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी थी और बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, तो वो मेरी सोच से भी ज़्यादा मौजूदा। ये तो पिछले 2 साल में हुआ, इससे पहले आपने देखा कि किस तरह शोहदा को, उन शोहदा की फैमिलीज़ को, गाजियों को यहाँ पे निगलेक्ट किया गया, उस पर कोई कमेंट करेंगे? यही बात मैं कह रहा हूँ कि उसमें मुझे बड़ा अफसोस होता था कि ये ऐसे क्यों है। और अब एक मेरे जहन में था कि शायद ये मेरे लाइफ टाइम में यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बड़ी कभी किसी दुखी होके अपने आप से दिल से दुआ की होगी कि या अल्लाह ये चीज़ें अब ठीक हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फिर इस महकमे की सुनी है, और मौजूदा जो हमारी लीडरशिप है, और ख़ास तौर पे IG साहब है, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, तो ये सिर्फ IG से और इससे और CSS करने से नहीं होता, ये आपके माँ बाप की तरबियत होती है। जिस तरह वो फोर्स का ख्याल रखते हैं, अपना करीब लाते हैं लोगों को, बात सुनते हैं, हर तरह के लोगों की बात सुनते हैं, तो ये हमने पहले नहीं देखा। हर बंदे का ये शायद वो उसकी वो भी नहीं है, जो कैपेसिटी भी नहीं है। सर आखिरी एक कोई मैसेज अपनी फ़ोर्स के लिए देना चाहें, जो आने वाले जवान हैं आपकी पंजाब पुलिस में ज्वाइन कर रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं, कि जिस तरह आपने बग़ैर डरे हुए, बग़ैर किसी एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, बल्कि आप आगे बढ़ते गए, तो आप अपने जवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब तो सारी चीज़ें मौजूदा IG साहब ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी हैं, और जो इनके हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, ये SN यूनुस साहब हैं, ये ख़ातून जो ऑफिसर है अमारा अतहर है, ये सब बहुत अच्छे दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। ये मैं जो मैडम अमारा, इसके वालिद जो हैं वो भी DAG थे, उनको हार्ट अटैक हो गया था, तो ये सब दुख समझते हैं लोगों का। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा भी जो लौट आएगी, अब वो जो सीनियर आएगी, तो ये अब चीज़ें वापस करनी बहुत मुश्किल हो गई। अब ये जो वेलफेयर का एक सिस्टम और एक सारा सेटअप, और ये जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे तो वो नाम भी कई दफ़ा भूल जाते हैं, जो IG साहब ने किए हैं, कि जो थानों को चेंज किया है, और ये जो स्पेशल इनिशिएटिव्स वाले हैं, तो वो लगता ही नहीं कि वो
पुलिस स्टेशंस हैं, जिस नौकरी का मैं आदी रहा हूँ, जिस तरह के हालात के हम लोग रहे, तो आज जो देखें आप तो आप हैरान हो जाते हैं। तो ये एक ही इंसान की ये सारी सोच है ना, और वो मौजूदा आईजी साहब हैं। जैसा कि आपने सुना और आपने देखा भी कि अभी भी मैं देखूं तो डीआईजी साहब का हाथ जो है वो कांप रहा है और वो थोड़े से शॉक्स लग रहे हैं, तो उसकी वजह से कहते हैं कि एक्टिव होता है। सर्दियों में कहते हैं इस तरह की सिचुएशन होती है कि मेरा को बाजू काट भी ले तो मुझे फ़ील नहीं होता। अभी भी दहशत गर्दों की जानब से जो धमाके के ज़रिए लोहा इनकी बॉडी में मौजूद है, इनके दिल के बिल्कुल करीब एक शरह मौजूद है, अगर ये थोड़ा सा भी मूव करता तो कहते हैं कि इनका दिल फट जाना था। इनको इन्हीं के बकौल इनके जिस्म में अभी भी 12 शरे जो हैं वो एक्टिव हैं। इसको हम जो मखसूस टर्म इस्तेमाल करते हैं ज़िंदा गोलियां, तो वो मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। लेकिन एक चीज़ हमने इनसे ये सीखी है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप हर काम कर सकते हैं। इन्होंने पिछले 12 साल से यहाँ पे मैंने खुद इनको दफ्तर में आते हुए देखा है, कभी इनको छुट्टी करते हुए नहीं देखा। ये अपने लोगों का ख्याल भी रखते हैं, जो यहाँ पे कंप्लेनेंट्स आते हैं उनकी बात भी सुनते हैं। इनका हौसला जवान है। तो इनका कहना है कि जो पिछले 12 साल के दौरान वो नहीं हो सका जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से वेलफेयर के लिए किया गया, अपने जवानों की, गाजियों की, शोहदा की फैमिलीज़ की। तो जिस तरह आईजी साहब आपका ख्याल रख रहे हैं, आप भी अपनी आवाम का उसी तरह ख्याल रखें। आप अच्छी ड्यूटी करें ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें और ये जो एक सिलसिला है पुलिस का और आवाम के राब्ते का, वो बेहतर तरीके से चल सके।